हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओबेसिटी कोड, हमारी जो बुक है उसका ओवरव्यू, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि हम क्या सीखेंगे और आगे क्या क्या आने वाला है। तो आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है ओबेसिटी। ओबेसिटी द एपिडेमिक, मतलब ओबेसिटी एक महामारी कैसे बना, दुनिया में इतना कैसा फैला। इस बुक के स्टार्टिंग में विलियम बैंटिंग, जिन्होंने बहुत पहले एक डाइट करी थी और बैंटिंग डाइट के नाम से फेमस भी हुआ था, उनका एक कोट है जो उन्होंने बोला था, दैट वाज ऑफ ऑल द पैरासाइट्स दैट इफेक्ट ह्यूमैनिटी, जितने भी कीटाणु, जितने भी बीमारियां इंसानियत पे आई हैं, उनमें से सबसे बुरी है ओबेसिटी। ओबेसिटी से बुरी बीमारी कोई नहीं है, मोटापे से बुरी बीमारी कोई नहीं है। हियर इज द क्वेश्चन दैट इज ऑलवेज बॉदर्ड मी। जेसन फंग ने बोला, एक क्वेश्चन है जो उनको हमेशा परेशान करता है, डॉक्टर्स मोटे मोटे क्यों हैं? ये जो डॉक्टर हैं ये इतने मोटे क्यों होते हैं? एक्सेप्टेड एज अथॉरिटीज इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिन लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी, इंसान और इंसान की बॉडी कैसे काम करती है उसके बारे में इतना कुछ पता है, तो डॉक्टर्स को कायदे से मोटापा और मोटापे के इलाज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो हार्ड वर्किंग भी हैं, बहुत से डॉक्टर्स सेल्फ डिसिप्लिन भी हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, पर ऊपर से एक चीज और है, कोई भी इंसान मोटा नहीं होना चाहता। स्पेशली डॉक्टर्स, जिनको इतना ज्ञान है, इतना डेडिकेशन है, इतना अवेयरनेस है, इतना हेल्दी खाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स मोटे क्यों हैं? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, हम लोगों के दिमाग में भी आता है। हम लोग ऐसे डाइटिशियंस के पास भी आते हैं जिन डाइटिशियन खुद मोटे हैं, क्यों? क्या आप अपने बच्चों को किसी ऐसे इंसान के पास पढ़ाएंगे जो खुद अनपढ़ हो? टीचर अनपढ़ नहीं है, टीचर पढ़ा लिखा होना चाहिए। सेम वे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट भी फिट या पतला होना चाहिए। दिस इज हाउ इट इज। जो इंसान खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बॉडी हो, एकदम एब्स निकले हो, पर कम से कम मोटा तो ना हो। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन फॉर वेट लॉस। एक बहुत ही कॉमन इलाज बता दिया जाता है मोटापे का, कम खाओ, ज्यादा मूवमेंट करो, कम खाओ, ज्यादा हिलो, मेहनत करो, इससे तुम पतले हो जाओगे। ये सुन के बड़ा सही लगता है दिमाग को कि हाँ, एकदम सही सजेशन है, एकदम सही सोल्यूशन दिया जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता। लोग पतले नहीं हो रहे इससे, क्योंकि अच्छा एक चीज और, ये जो सोल्यूशन है ईट लेस मूव मोर वाला, ये कुछ खास काम नहीं कर रहा है। परहैप्स पीपल वांटिंग टू लूज वेट आर नॉट फॉलोइंग दिस एडवाइस। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो लोग ये एडवाइस फॉलो नहीं कर रहे हैं, कम खाने और ज्यादा मूवमेंट वाली, या ये काम नहीं कर रहा क्योंकि लोग मोटे होते जा रहे हैं। दो ही रीजन, या तो ये एडवाइस फॉलो नहीं की जा रही है या फिर ये एडवाइस ही गलत है। अब ये चीज हम लोग कैसे डिसाइड करें? ठीक है, Consider the self-discipline and dedication needed to complete an undergraduate degree, medical school, internship, residency and fellowship. मान लो किसी को कोई डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब इन लोगों ने ये सारी इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से डिग्रीज कंप्लीट करी डॉक्टर्स ने, तो ये बात माननी तो मुश्किल है कि डॉक्टर्स में अपनी ही एडवाइस फॉलो करने की इच्छा शक्ति ना हो, विल पावर ना हो। डॉक्टर्स खुद एडवाइस दे रहे हैं, ज्यादा ही लो, कम खाओ। क्या डॉक्टर्स खुद इतने डेडिकेटेड नहीं होंगे कि ये एडवाइस फॉलो कर पाए? डेफिनेटली है, डॉक्टर्स डेडिकेटेड हैं, नो डाउट, पर ये एडवाइस गलत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दिस लीव्स द पॉसिबिलिटी दैट द कन्वेंशनल एडवाइस इज सिंपली रॉन्ग। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कोई भी इंसान ये एडवाइस फॉलो नहीं कर रहा है। कई लोग हैं जो कई साल से जिनमें चप्पलें घिस गई हैं ट्रेडमिल पे चल चल के, पर कोई पतला नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज दुनिया कर रही है पर कोई पतला नहीं हो रहा है, क्यों? नो डाउट कुछ लोग एक्सरसाइज करके भी पतले हो जाते हैं, बट क्या सभी पतले हो रहे हैं? ये चीज हमें देखने वाली है। और अगर ये एडवाइस ही रॉन्ग है तो इसका मतलब हमारी मोटापे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस, उसका फंडामेंटल ही गलत है, हम लोगों ने सीखा ही शुरू से गलत है। और जिस हिसाब से ओबेसिटी एक महामारी की तरफ फैल रही है, ये शायद बिल्कुल सही है। यही दिक्कत है, जो एडवाइस दी गई थी कम खाने वाली, वो एडवाइस गलत थी, ज्यादा मेहनत वाली एडवाइस गलत थी। तो चलिए इसको बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये समझते हैं कि इंसान मोटा होता ही क्यों है। अब हमारा पहला सवाल क्या होगा इसको समझने का? व्हाट कॉजेज इट? मोटापा होता क्यों है? चलो, वी स्पेंड नो टाइम इन कंसिडरिंग दिस क्रूशियल क्वेश्चन बिकॉज वी थिंक वी ऑलरेडी नो द आंसर। एक्चुअली में कोई इस सवाल के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाता ही नहीं है, ना दिमाग लगाना चाहता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें इसका आंसर तो पता ही है, हम लोग ज्यादा खाते हैं इसलिए मोटे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ये मान रखा है कि ज्यादा खा के हम लोग मोटे होते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? हमें लगता है ज्यादा खाया इसलिए मोटे हो गए, तो हमें इसका सवाल, हम लोग मोटे क्यों हुए, इसका जवाब यही है, ज्यादा खा के मोटे होते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, मेरी बॉडी के अंदर खाना गया, खाना बाहर निकला, मैं मोटा हो गया।
इतना सिंपल तो नहीं है मोटा होना। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ फूड एनर्जी यूज्ड बाय द बॉडी फॉर वेरियस फंक्शन। कैलोरी होता क्या है? कैलोरी हमारी एनर्जी की एक यूनिट है। हमारी बॉडी एनर्जी यूज करती है, ऊर्जा यूज करती है, खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी उसे यूज करती है अलग अलग काम करने के लिए। मैं सांस ले रहा हूँ, इसके लिए एनर्जी लगी। मेरे को मसल बिल्डिंग करनी है, एनर्जी लगी। मेरी हड्डियों के लिए भी एनर्जी लगती है, हार्ट को, मेरा दिल जो धड़क रहा है उसको भी एनर्जी चाहिए। बाकी सारी फंक्शनिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, मेरी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ताकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहे, इन सब के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब इनमें से सम फूड एनर्जी स्टोर्ड इज फैट। कुछ कैलोरीज हमारे फैट में स्टोर हो जाती हैं। कैलोरीज इन द फूड एनर्जी दैट वी ईट, वो कैलोरी हमें कहाँ से मिल रही है? जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। कैलोरी इन, जितना खाना हम लोग खाते हैं वो होता है कैलोरी इन। जितना खाना हमारी बॉडी बर्न करती है उसे हम कहते हैं कैलोरी आउट। कैलोरी आउट अलग अलग प्रोसेसेस से होता है, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे कि हमारी बॉडी से कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, ये कैसे ट्रैक किया जाता है। अब इन लोगों ने बोला when the number of calories we take in exceed the number of calories we burn, we get weight gain results। मतलब लोगों ने बोला कि जब मैं खाऊंगा ज्यादा कैलोरीज, मैं ज्यादा कैलोरीज खाऊंगा और कम बर्न करूंगा तो मैं मोटा होऊंगा। ऐसा लोगों को लगता है, बट ऐसा है नहीं। ईटिंग टू मच एंड एक्सरसाइज टू लिटिल कॉजेज वेट गेन। लोगों ने बोला ज्यादा खाना और कम एक्सरसाइज करने से वेट गेन होता है। ईटिंग टू मैनी कैलोरीज कॉजेज वेट गेन, ज्यादा खाने से मोटे होते हैं। द ट्रूथ सीम्स सो सेल्फ एविडेंट वी डू नॉट क्वेश्चन वेदर दे आर एक्चुअली ट्रू। मतलब ये बात सुन के इतनी कन्विंसिंग लगती है कि मैं ज्यादा खाया इसलिए मोटा हो गया, मैं एक्सरसाइज नहीं करी इसलिए मैं मोटा हो गया, कि इसके आगे हम लोगों ने कभी परखने की जरूरत ही नहीं समझी। अब देखते हैं क्या ये चीज असली में सच्ची है। अब इस बारे में हम लोग देखते हैं। एक चीज होती है जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट मतलब किसी भी चीज का वो कारण जो हमें देखते ही लगता है कि यही कारण है। अल्टीमेट रीजन वो होता है जो उसका एक्चुअली में कारण होता है। अब प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट का डिफरेंस समझने के लिए अभी हम आगे 2-3 एग्जांपल लेंगे। तो लोगों को लगा कि ज्यादा खाने से हम लोग मोटे होते हैं, ये प्रॉक्सिमेट कारण है, वो कारण जो सही लगता है पर सही है नहीं। अल्टीमेट रीजन मतलब असली में जो सही कारण है वो बहुत दूर है, वो कुछ बिल्कुल अलग है, तो वो हमें समझना पड़ेगा। प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट का डिफरेंस क्या है? प्रॉक्सिमेट रीजन वो होता है जो इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबल लगे। मैंने किसी को धक्का दिया, मैंने किसी को पीटा, अंकुर बुरा है, ये प्रॉक्सिमेट है, ये लोगों को एकदम से लगेगा अंकुर ने पीटा, अंकुर बुरा है। एक्चुअल रीजन क्या है? क्या पता उसने मेरे को कल मैसेज पे गाली दी हो, मेरे घर वालों को कुछ बोला हो, इसलिए मैंने उसे पीटा। अल्टीमेट रीजन है वो गाली का सीन। सेम वे और एग्जांपल देता हूं। एक इंसान है जो शराबी है। इंसान शराबी क्यों है? क्योंकि वह दारू पीता है। यह है प्रॉक्सिमेट रीजन। अल्टीमेट रीजन ये है कि दारू क्यों पीता है, हमें यह पहचानना पड़ेगा। इंसान दारू क्यों पीता है? क्योंकि दारू एडिक्टिव है, क्योंकि उसकी फैमिली की हिस्ट्री है, उसके शायद पापा भी दारू पीते थे, क्योंकि उसके काम पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसके घर में लड़ाइयां होती हैं, और दूसरा इंसान खुद चीजों की आदत जल्दी पड़ जाती है, इंसान की खुद की एडिक्टिव पर्सनैलिटी है। ये है एक्चुअल रीजन। अब इसका एक और एग्जांपल देते हैं। प्लेन क्रैश हुआ, प्रॉक्सिमेट रीजन क्या है? बेसिकली ग्रेविटी थी, प्लेन उड़ नहीं पाया, लोगों को ये लगा। बट ह्यूमन एरर भी हो सकता है किसी इंसान से कोई गलती हो गई प्लेन उड़ाते टाइम, क्या पता कोई मशीन डैमेज हो गई है उड़ते उड़ते, वेदर भी खराब हो सकता है। एक्चुअल रीजन हमें असली में ढूंढना पड़ेगा। सेम वे ज्यादा खा के मोटा होता हूं, ये है प्रॉक्सिमेट रीजन, असली कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। अब एक चीज और, प्रॉक्सिमेट रीजन, हीट एनर्जी कमिंग इन इज ग्रेटर देन द हीट एनर्जी लीविंग। ठीक है। ये रूम बहुत गर्म है, क्यों है ये रूम गर्म? एक एग्जांपल लेते हैं एक और, प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लोगों को लगता है जितनी गर्मी इस रूम से आ रही है उससे कम बाहर जा रही है। इसे बिल्कुल बॉडी के एग्जांपल से लेते हैं। ठीक है। बट अच्छा, अब लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन क्या है? पंखा चला लो, हीट चली जाएगी। बट अल्टीमेट रीजन क्या है? हो सकता है कि मैंने जो अपना टेम्परेचर सेट करा हो एसी में वही ज्यादा हो सकता है कि यहाँ पे और भी रीजन हो सकता है मेरे रूम में हीटर भी चल रहा हो। तो अल्टीमेट रीजन हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है रूम में बहुत ज्यादा लोग हों, लोगों की बॉडी से जो हीट निकलती है उस वजह से रूम ठंडा नहीं हो रहा।
तो ये सारी चीज हमें सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। अब इसी वजह से सेम वे अब आगे चल के अगर हम लोग बोलते हैं कि ओबेसिटी के लिए क्या रीजन है, ओबेसिटी का रीजन हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम लोग मोटे होते क्यों हैं। प्रॉक्सिमेट रीजन क्या था, कैलोरीज ज्यादा खाना। अब एक चीज और, इफ मोर कैलोरीज इन देन आउट इज द प्रॉक्सिमेट रीजन, द अनस्पोकन आंसर टू दैट लास्ट क्वेश्चन इज द अल्टीमेट कॉज, दैट इज पर्सनल चॉइस। अब लोगों को लगता है, लोग ये बोलेंगे अच्छा ठीक है कैलोरीज वाला अगर वो रीजन नहीं है तो दूसरा रीजन होगा, लोग अपनी मर्जी से गलत खा रहे हैं इसलिए मोटे हो रहे हैं। लोगों ने ये बोला कि ये लोग हेल्दी नहीं खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं इसलिए मोटे होते हैं, ये लोग मेहनत नहीं कर रहे, टीवी देख रहे हैं इसलिए मोटे होते हैं। अब ये भी रीजनिंग हमें लगता है सही है। obesity is transformed, this is the reasoning, through this reasoning obesity is transformed from a disease that needs to be investigated and understood into a personal feeling। अब लोगों ने ओबेसिटी, मोटापे को बीमारी से हटा के पर्सनल चॉइस बना दिया। ये अपनी मर्जी से मोटा हुआ है, अपनी मर्जी से गलत खा रहा है, अपनी मर्जी से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। ये भी हम लोगों को गलत रीजन है। अगेन इस चीज को उन लोगों ने क्या बना दिया, गलत खाने की चॉइस और एक्सरसाइज ना करने की चॉइस। ठीक है, अब इसको हम और इन डेप्थ देखेंगे तो हमें एक डेटा मिलता है कि इन 2012 में एक ऑनलाइन पोल हुआ था। पोल मतलब वोटिंग। 61% यूएस के अडल्ट्स ने बोला कि हाँ लोग अपनी पर्सनल चॉइस की वजह से मोटे होते हैं। ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से लोग मोटे हो रहे हैं और हम उनके ऊपर उनको बेसिकली भी पिटी दें, हमें उन पर दया आती है। ठीक है, बट अगेन प्रायर टू प्यूबर्टी बॉयज एंड गर्ल्स एवरेज द सेम बॉडी फैट परसेंटेज। अडल्ट प्यूबर्टी मतलब जब उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन अपना काम करना स्टार्ट करते हैं असली में। देखो 11, 12, 10, 8-10 साल की एज तक लड़का लड़की में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, फिर उनकी बॉडी में डिफरेंसेस आने स्टार्ट होते हैं। उससे पहले की एज में लड़का लड़की में फैट परसेंटेज भी सेम होता है। उसके बाद एकदम से ऐसा क्या चेंज आ जाता है कि प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में कभी कभी 50% बॉडी फैट हो जाता है। एकदम से फीमेल इतनी मोटी क्यों हो जाती है? ये चेंज होता ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैट कि कोई कितना भी हेल्दी खा रहा हो। कुछ लोगों में जो चेंज आता है, कोई लड़का, कई लोग हैं जो कई साल से हेल्दी खा रहे हैं फिर भी पतले नहीं हो रहे, सो कॉल्ड हेल्दी। व्हाट इज द अल्टीमेट कॉज? एक्चुअली में कोई इंसान मोटा होता क्यों है? पहली चीज, इसका पर्सनल चॉइस एक्सरसाइज ना करने से या हेल्दी फूड ना खाने से कोई लेना देना नहीं है। ये कैरेक्टर का डिफेक्ट बिल्कुल नहीं है। फीमेल्स मेल से ज्यादा लेजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि फीमेल ज्यादा लेजी है इसलिए फीमेल ज्यादा मोटी होती हैं। हार्मोनल कॉकटेल, कई सारी एक हार्मोन्स हैं जो मेल्स और फीमेल्स को अलग करते हैं। वो मेल हार्मोन्स हैं जो हमें मेल को मेल बनाते हैं और फीमेल को फीमेल वाले फीचर्स देते हैं। और फीमेल्स का ऊपर नीचे होने की वजह से एक्सेस फैट डिपोजिशन होता है। प्रेगनेंसी में भी फैट गेन होता है। उसका क्या कारण है? ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं फीमेल्स में। पर्सनल चॉइस की वजह से फैट गेन नहीं होता है फीमेल्स में। नेचर का लॉ है, फीमेल अपने बेबी को सपोर्ट कर पाए इसलिए उसकी बॉडी में फैट गेन कराएगा नेचर। इसमें फीमेल की चॉइस नहीं है कि कोई प्रेगनेंसी में अपनी मर्जी से मोटी हो रही है, ये हार्मोनल है। 2010 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने डाइटरी गाइडलाइंस दी थी अमेरिकन के लिए, जिसमें उन्होंने बोला कंट्रोल टोटल कैलोरिक इनटेक टू मैनेज बॉडी वेट। खाने पे काबू करो ताकि आपका वजन कंट्रोल में रहे। उसके बाद सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एक्सॉर्ट पेशेंट्स टू बैलेंस देयर कैलोरीज। डिजीज कंट्रोल जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है यूएस का, उन्होंने भी लोगों को यही बोला अपनी कैलोरीज को ध्यान दो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी यही बोला एम फॉर अ हेल्दी वेट, एक अच्छे वेट की तरफ ध्यान दो। कट डाउन नंबर ऑफ कैलोरीज, खाना कम खाओ जितना आपको खाने से मिलता है बेवरेजेस से, एंड इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी। गाइडलाइन इतने साल में बिल्कुल नहीं बदल रही। ऑल दिस एडवाइस फॉर्म्स द फेमस, ये सारी एडवाइस एक ही चीज बताती है, ईट लेस मूव मोर, कम खाओ ज्यादा हिलो वाली एडवाइस। ये वही एडवाइस है जो एक्सपर्ट्स ने कई सालों से सच मानी हुई है। बट एक चीज है, अगर हमें असली में पहले से ओबेसिटी का कारण पता है, ओबेसिटी का ट्रीटमेंट पता है, इतने $1 मिलियन ओबेसिटी को समझने में चले गए, ओबेसिटी के ऊपर इतने प्रोग्राम्स पे चले गए, फिर भी हम मोटे क्यों हो रहे हैं? इसका इलाज क्यों नहीं हो रहा है? अब एक आता है कि ओबेसिटी ऑफ एनाटॉमी ऑफ एन एपिडेमिक, महामारी किस तरीके से फैलती है, स्पेशली ओबेसिटी।
हम लोग कभी भी ना कैलोरीज या हम कितना खा रहे हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देने वाली पॉपुलेशन नहीं थी दुनिया में। ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान की हिस्ट्री में मैक्सिमम अगर उठा के देखें, ओबेसिटी या मोटापा कुछ खास था भी नहीं ह्यूमंस में। इंडिविजुअल्स इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज ईटिंग ट्रेडिशनल डाइट्स सेल्डम बिकेम ओबीज। मतलब इंसान अपने पुराने उसमें पैलियोलिथिक एज में या एंशिएंट ह्यूमंस को अगर हम देखें तो वो कई साल से अपनी ट्रेडिशनल खाना खा रहे थे और उनमें कभी ओबेसिटी नहीं आई। जैसे जैसे इंसान ग्रोथ करता चला गया, सिविलाइजेशन डेवलप हुई, वैसे वैसे ओबेसिटी आई है। स्पेकुलेटिंग ऑन द कॉज मैनी आइडेंटिफाइड द रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। अब ये कारण देखते देखते पता लगा कि एक कॉमन इशू हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स का रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बेसन, मैदा, ये सब जो पिसे हुए इतने सारे आने लग गए, प्लस चीनी। ये दो चीजें तो कॉमन कॉज है जो हर किसी को अब हर किसी ने फाइनली मान ली है कि इनसे तो हम लोग मोटे होते ही हैं। समटाइम्स कंसिडर्ड द फादर ऑफ द लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एक इंसान है जीन एंटलमी। उन्होंने 1750, बेसिकली वो जिंदा थे 1755 से 1826 में। उन्होंने 1825 में 1825 में एक बुक लिखी द फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट। उन्होंने बताया हम टेस्टी चीज़ों के चक्कर में मोटे होते जा रहे हैं और उन्होंने लो कार्बोहाइड्रेट या अनाज कम करने वाली डाइट 1825 से इसको रेकमेंड कर रहे हैं। 200 साल होने वाले हैं अब। इतनी पहले से हम लोगों को पता लग गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स या अनाज से हम लोग मोटे हो रहे हैं। और उन्होंने एक चीज़ और लिखी, द सेकेंड ऑफ द चीफ कॉजेज ऑफ ओबेसिटी इज द फ्लारी एंड स्टार्ची सब्सटेंसेस। मतलब स्टार्च और आटा, आटा मतलब पिसी हुई चीजें, किसी का भी आटा हो सकता है, बेसन, मैदा, ये सब स्टार्ची चीजें और आटा, ये है जो हम लोगों को एक्चुअली में मोटा कर रहा है। एज वी सेड ऑलरेडी, ऑल एनिमल्स दैट लिव ऑन फूड दैट ग्रो फैट विली नीली एंड मैन इज नो एक्सेप्शन टू दैट यूनिवर्सल लॉ। हर वो जानवर जो नेचुरल फूड खाता आया है, गेहूं को सीधा सीधा ऐसे ही पका के खा गया, रोस्टेड गेहूं आते हैं, और या फिर आजकल के गेहूं की बात नहीं कर रहा, 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमारे क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं थे, जब हमारे गेहूं ऐसे आते थे, जब हम चावल ऐसे ही खा लेते थे, हम लोग रॉ खाने वाले स्पीशीज थे, जानवर भी और इंसान भी। जानवर भी तब मोटे नहीं थे, इंसान भी तब मोटे नहीं थे। आजकल के जानवर देखो, जो जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में, जो जानवर बचपन से जंगल में है, वहीं रहा है, वहीं के लिए पला बढ़ा है, वहीं के लिए पैदा हुआ है धरती पे, वो मोटे नहीं है। मोटा चीता पतला चीता नहीं मिलेगा आपको। हमारे घर के जानवर मोटे हो रहे हैं। क्यों? मैंने आइसक्रीम खाई, अपनी बिल्ली को आइसक्रीम खिला दी। मैंने पिज्जा खाया, अपने कुत्ते को पिज्जा खिला दिया। मैं भी मोटा हो रहा हूँ, वो भी मोटा होएगा। जानवर खुद से मोटे नहीं हो रहे कोई भी, अनलेस दे आर डोमेस्टिकेटेड, जब तक इंसान ने उन्हें पाला ना गया हो। तो पाल के हम लोग उनकी भी खाने की आदतें खराब कर देते हैं अपने साथ साथ। ऑल फूड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट ग्रुप। खाना 3 चीजों में बढ़ता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। मैक्रो का मतलब होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसका मतलब वो चीजें जो हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच मेक अ वेरी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिसमें आते हैं विटामिन और मिनरल्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, प्लस मिनरल जैसे आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब। स्टार्ची फूड एंड शुगर्स आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। हर वो चीज जिसमें स्टार्च है, हर वो चीज जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, हर वो चीज जो शुगर है, ये सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कई साल के बाद विलियम बैंटिंग, एक इंग्लिश मैन, उन्होंने एक चीज और पता लगाई। उन्होंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट में एक और चीज प्रॉपर्टी है। 1863 में उन्होंने एक बुक लिखी, लेटर ऑन कॉर्पुलेंस, एड्रेस्ड टू द पब्लिक, जनता के लिए एक लेटर लिखा बेसिकली, जिसमें दुनिया की सबसे पहली बुक माना जाता है डाइट के ऊपर। उन्होंने एक्चुअली में अपनी उसमें लिखा कि मैं बचपन से बहुत मोटा बच्चा था, मैं कभी, मेरी फैमिली हिस्ट्री नहीं थी ओबेसिटी की, उनके माँ बाप मोटे नहीं थे। 30 साल की एज के आसपास उन्होंने वेट गेन करना स्टार्ट करा, ज्यादा नहीं, लगभग हर साल 1 kg। 62 की एज तक उनका वजन 92 किलो हो गया था। Perhaps unremarkable by modern standards, he was considered quite portly at the time. Distressed, he sought out advice laws from the physicians. अब 92 kg आसान नहीं है, बहुत मोटे थे वो भी, जब वो सिर्फ 5 फुट और 5 इंच के हों। 5 फुट 5 इंच का इंसान 92 kg बॉडी वेट पे आ गया 62 की एज में। उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह की सलाह लेनी स्टार्ट करी। सबसे पहले उन्होंने कम खाना स्टार्ट करा, पर उससे उन्हें भूखी लगती रही। ही फेल्ड टू लूज वेट, वजन कम नहीं हुआ।
खाना कम और मेहनत ज़्यादा करके भी वज़न कम नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी एक्सरसाइज बढ़ाई, नदी में रोइंग करने लग गए लंदन में जो उनका घर था। फिर उसके बाद उससे क्या हुआ, उनकी फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव हो गई, बट उनकी भूख भी बढ़ती चली गई। तो ज़्यादा मेहनत करेगा इंसान को ज़्यादा भूख लगेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से उनका वेट कम नहीं हुआ। फिर फाइनली उन्होंने अपने एक सर्जन के एडवाइस पे उन्होंने एक नई चीज़ ट्राई करी। उन्होंने शुगर, चीनी और स्टार्ची फूड्स को अवॉइड करा। साइड बाय साइड उन्होंने हर टाइप का ब्रेड, दूध, बियर, मिठाइयाँ और आलू हटा दिए, जो कि पहले उनकी डाइट में मेजर पोर्शन था। मतलब उनका खाना अगर इतना है तो उसमें इतनी चीज़ें यही सब होती थी। अब उन्होंने जैसे जैसे अपना खाना चेंज किया, उनका धीरे धीरे वेट जाता चला गया और साथ ही साथ उन्हें खुद से बहुत हेल्दी फील होने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने एक और लेटर लिखा जिसके बारे में अभी हम बताएंगे। और उन्होंने ये भी लिखा उसमें कि वेट गेन कार्बोहाइड्रेट से होता है। अगले सेंचुरी मतलब अगले 100 साल तक लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट दुनिया में बहुत अच्छे से ओबेसिटी के इलाज के लिए यूज़ की जाने लगी। 1950 तक यही एडवाइस मानी जाती थी दुनिया में कि अनाज कम कर दो पतला होने के लिए। पर जब आप अपने दादा दादी से पूछोगे कि मोटापा क्यों होता है, वो कैलोरीज के बारे में कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। उल्टा वो आपको बोलेंगे चीनी वीनी खाना बंद कर दे, अनाज थोड़ा सा कम कर दे, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस है। ये हमारे बुजुर्गों को ही पता है। कॉमन सेंस एंड ऑब्जर्वेशन सर्व टू कंफर्म द ट्रुथ। न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स एंड गवर्नमेंट ओपिनियन वर नॉट नीडेड। पहले हमें सरकार की जरूरत नहीं होती थी पतला होने के लिए। मेरे को पतला कैसे होना है ये सीखने के लिए मेरे को कभी सरकार की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब ये चीज हम लोग को अब इतनी क्यों मेहनत करनी पड़ रही है। कैलोरी काउंटिंग हैड बिगन इन द अर्ली 1900s। 1900s में कैलोरीज गिनना शुरू हो गए थे ये लोग। और साथ ही साथ एक बुक लिखी गई थी, ईट योर वे टू हेल्थ, डॉक्टर रॉबर्ट ह्यू ने। और उन्होंने ये भी बताया कि ये एक साइंटिफिक तरीका है वेट कम करने का, ऐसा उन्हें लगता था, जबकि ऐसा था नहीं। इसके बाद क्या हुआ, इस बुक के बाद 1918 में एक और बुक लिखी गई, डाइट एंड हेल्थ विद की टू द कैलोरीज। कैलोरीज के बारे में हर कोई बात करने लग गया था। ये भी बेस्ट सेलर रही थी। अब डॉक्टर हंट पीटर्स एक अमेरिकन डॉक्टर थे और न्यूज़पेपर में भी लिखते थे वो। उन्होंने बोला कि फूड एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया और उन्होंने बोला ही कन्वर्टेड टू कैलोरी काउंटिंग। कैलोरीज काउंट करने को की राय दी उन्होंने कि लोग गिनो, लोग कितना खाना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, सब पता करो। और साथ ही साथ उन्होंने अपने पेशेंट्स को फटाफट एक एडवाइस देना स्टार्ट कर दिया कि 1200 कैलोरी की डाइट पे चले जाओ, हर रोज सिर्फ और सिर्फ 1200 कैलोरी खाओ, चाहे कैसे भी खाओ। ये एडवाइस इतनी जल्दी फैली लोगों में कि ये कार्बोहाइड्रेट कम करने वाली जो गाइडलाइन थी वो बिल्कुल भूल गए लोग। 1950s तक a perceived great epidemic of heart disease was becoming an increasing public concern। 1950 तक हार्ट अटैक की बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि लोगों के मन में डर पैदा हो गया उसका। जो लोग हेल्दी दिख रहे थे उनको भी हार्ट अटैक आ रहा था। एंड इन हिंडसाइट इट शुड हैव बीन ऑब्वियस दैट देयर वाज रियली नो सच एपिडेमिक। और कायदे से अगर कैलोरीज काउंट करने वाली जो थ्योरी थी वो इतनी सही थी तो किसी को हार्ट अटैक क्यों आ रहा था, लोग मोटे क्यों होते जा रहे थे। द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन्स बाय 1950s a perceived great epidemic of heart disease was becoming an increasing public concern। दुनिया परेशान हो चुकी थी इस चीज से। डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स कंबाइंड विद इंक्रीज पब्लिक सैनिटेशन हैड रीशेप्ड द मेडिकल लैंडस्केप। साथ ही साथ अब हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने अपना इमीडिएटली अपने काम में लग गई। उन्होंने हर चीज़ के लिए गोलियां बनाना स्टार्ट कर दिया। मौका मिला फटाफट आगे वो लोग गोलियां बनाने, जबकि हमें समझना चाहिए गोलियों से इलाज नहीं होता, गोलियों से तो बस बीमारियां बढ़ती हैं। Formerly lethal infections such as pneumonia, tuberculosis, gastrointestinal infections became curable। फटाफट न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, पेट की बीमारियां, पेट के इन्फेक्शन, ये सब गोलियों से ठीक होने लग गए। हार्ट डिजीज एंड कैंसर नाउ कॉज अ रिलेटिवली ग्रेटर परसेंटेज ऑफ डेथ। अब लोगों की न्यूमोनिया से मौत नहीं होती थी, पेट के इन्फेक्शन से मौत नहीं होती थी, हार्ट अटैक और कैंसर से हो रही थी। अब इसी वजह से लोगों को लग रहा था हार्ट अटैक एक बीमारी महामारी बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। The increase in life expectancy from 1900 to 1950 reinforced the perception of coronary disease epidemic। अब एक चीज हुई, 1900 से 1950 तक हार्ट अटैक की संख्या इतनी बढ़ गई कि लोगों को लगा कि ये एक महामारी है।
फॉर अ वाइट मेल द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1900, 1900 में अमेरिका में गोरे लोग लगभग 50 साल तक जिंदा रहते थे, बट 1950 तक ये लोग 60 साल तक जिंदा रहने लगे। तो कायदे से अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो हार्ट अटैक महामारी नहीं बन रही थी। 1970 तक 68 ईयर्स हो गई ये एज, तो ये चीज तो बढ़ती जा रही थी। लोग टीबी से नहीं मर रहे थे, देन दे वुड लिव लॉन्ग इनफ। अगर कोई टीबी से नहीं मरता है तो वो पक्का आगे चल के हार्ट अटैक से मर जाता था, इतना बुरा हाल था। करेंटली द एवरेज एज एट फर्स्ट हार्ट अटैक इज 60 ईयर्स, 66। अभी भी दुनिया में एवरेज हार्ट अटैक की एज है 66। द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इन अ 50-year-old मैन इज सब्सटेंशियली लोअर देन अ 68-year-old मैन। 50 साल के इंसान को हार्ट अटैक आएगा तो अजीब माना जाएगा, 68 वाले को आएगा तो नॉर्मल माना जाएगा। सो द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंक्रीज रेट ऑफ कोरोनरी डिजीज। लोग भले ही ज्यादा लंबे टाइम तक जी रहे थे, बट लोगों को हार्ट की बीमारियां ज्यादा होने लगी थी। अब एक चीज और है, इतनी बड़ी स्टोरी है, इतनी बड़ी स्टोरी में कोई विलन क्यों नहीं आया अभी तक? कोई तो बुरा बनेगा ना। अब बुरा किसे बनाए? डाइटरी फैट को फटाफट बुरा बना दिया गया। जो घी वगैरह हम लोग खाते हैं उसको फटाफट बुरा बना दिया गया। डाइटरी फैट, लोगों ने माना कि डाइटरी फैट खाने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक होता है। बस कह दिया और फटाफट डॉक्टर्स लग गए इस चीज में, लो फैट लो फैट, फैट कम करो, घी कम करो, तेल कम करो। वो भी इतनी तेज फैला कि किसी ने इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया कि क्या ये सही भी है, क्या घी कम करने से हमारा हार्ट अटैक रुक जाएगा। देयर वाज अ प्रॉब्लम दो वी डिड नॉट सी इट एट दैट टाइम। उस टाइम पे एक दिक्कत थी जो नहीं दिखी। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट में से फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट थे। फैट कम करने का मतलब या तो हम प्रोटीन बढ़ाएंगे या फिर हम लोग कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि इंसान को पेट तो भरना है। मैं 3 चीजों से इतनी कैलोरीज ले रहा हूं, एक कम कर दी तो इन दोनों की कैलोरीज तो बढ़ेंगी ना। अब ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी, तो अब क्या बढ़ाया जाए तीनों में से? अब क्योंकि मैक्सिमम हाई प्रोटीन फूड, जो भी चीजें जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, जैसे मीट है, डेयरी है, उनमें फैट भी ज्यादा होता है। तो अगर हम अपना प्रोटीन बढ़ाएंगे तो फैट भी बढ़ रहा था। इसी वजह से लोगों ने फटाफट कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। अगर किसी को डाइट में फैट कम करना है तो उसे डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोटीन बढ़ाओगे तो फैट तो बढ़ेगा। प्रोटीन कम रखना पड़ेगा ताकि फैट भी कम रहे। अब लोगों ने फटाफट बोल दिया लो फैट का मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट। लो फैट, एनर्जी तो चाहिए काम करने के लिए, फैट कम करोगे तो एनर्जी के लिए लोगों ने अनाज ज्यादा खाना स्टार्ट कर दिया। द डिलेमा क्रिएटेड सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव डिसोनेंस। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कुड नॉट साइमल्टेनियसली बी बोथ गुड एंड बैड। अब प्रॉब्लम आई, लोगों ने बोला अभी तक तो हम कार्बोहाइड्रेट को बुरा बता रहे थे, अब अचानक से कार्बोहाइड्रेट अच्छे कैसे हो गए? तो साइंटिस्ट ने फटाफट एक और चीज बताई। उन्होंने बोला कि कुछ कार्बोहाइड्रेट है जो हमें मोटा नहीं करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट है जो हमें मोटा करते हैं। गुड और बैड कार्बोहाइड्रेट कंसेप्ट डाल दिया लोगों के माइंड में। और उन्होंने एक चीज और बोली, उन्होंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट भी कायदे से मोटा नहीं करते, हमें तो कैलोरीज मोटा कर रही हैं। साइंटिस्ट को बोलना आसान है क्योंकि उस टाइम पे रिसर्च को क्रॉस क्वेश्चनिंग करने वाले लोग कम थे। फटाफट एक्सेस कैलोरीज को ब्लेम कर दिया गया वेट गेन के लिए, फूड को ब्लेम करना ही बंद हो गए। अब जब कैलोरीज पे ब्लेम आया तो भी फैट ही विलेन बना। क्यों? क्योंकि फैट में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं, फैट में होती है 9 कैलोरीज। इसी वजह से जब बोला कि कैलोरीज हमें मोटा करती हैं, तो कैलोरी कम करने के लिए सबसे आसान क्या है कम करना? फैट कम कर दो। कैलोरीज इन कैलोरीज आउट का जो मॉडल था, उस मॉडल ने कार्बोहाइड्रेट वाले मॉडल को हटा दिया। कैलोरीज हमें मोटा करती हैं, इस बात को दबा दिया। कौन सी बात थी? कि कार्बोहाइड्रेट हमें मोटा करते हैं। इन्होंने बोला कार्बोहाइड्रेट मोटा नहीं करते, सिर्फ कैलोरीज मोटा करती हैं, ओवरऑल कम खाओ। बट नॉट एवरीबडी बॉट इन, हर किसी ने ये बात वैसे मानी नहीं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट्स वाज द प्रोमिनेंट ब्रिटिश न्यूट्रिशनिस्ट, ब्रिटेन के एक न्यूट्रिशनिस्ट थे जॉन यूडिकिन। उन्होंने वो डाइट और हार्ट डिजीज के ऊपर पढ़ रहे थे कई सारी चीजें। उन्होंने बोला कि फैट से हार्ट अटैक का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। उन्होंने बोला मोटापे और हार्ट डिजीज का मेजर रीजन तो शुगर है। उन्होंने अपनी एक बुक है 1972 में लिखी थी, प्योर व्हाइट एंड डेडली, हाउ शुगर इज किलिंग अस। उन्होंने उसमें बड़े अच्छे से बताया है कि कैसे चीनी हम लोगों को हार्ट अटैक लाती है।
इसके बाद तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिबेट हो गई कि फैट अच्छा है या चीनी अच्छी है, या फैट से हार्ट अटैक होता है या चीनी से हार्ट अटैक होता है। 1977 में पहली गाइडलाइन आई इंसानों के लिए, जिसमें एक्चुअली में कोई खास गाइडलाइन थी नहीं। और ये गाइडलाइन आई कहाँ से? अलग अलग गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से। उन्होंने फटाफट बोला कि डाइटरी फैट को गिल्टी बना दो, खाने वाले फैट को, ठीक है। नॉट ओनली वॉज डाइटरी फैट गिल्टी ऑफ कॉजिंग हार्ट बट इट ऑल्सो कॉजेज ओबेसिटी सिंस फैट इज कैलोरिकली डेंस। उन्होंने बोला कि फैट सिर्फ हार्ट अटैक नहीं करता है, फैट हमें मोटा भी करता है। क्यों? क्योंकि फैट में ज्यादा एनर्जी होती है, फैट से हमें ज्यादा कैलोरीज मिलती है, इसलिए फैट हमें मोटा करता है। कोरिलेशनल स्टडी, ये ज्यादा है इसलिए मोटा है, ये मोटा है इसलिए अनहेल्दी है, नहीं। इसका वजन ज्यादा है इसलिए अनहेल्दी है, नहीं। कोरिलेशनल स्टडीज पे हम लोगों को रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें रीजनिंग वाली स्टडीज पे विश्वास करना चाहिए। फटाफट डाइटरी गोल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स का गठन हुआ, डाइटरी गोल्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्म हुआ, और उन लोगों ने फटाफट पूरे वर्ल्ड को बता दिया। इनफैक्ट उन्होंने ये गाइडलाइन दे दी कि ईट मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लेस ऑफ फैट, अनाज ज़्यादा खाओ, फैट कम खाओ। और ये गाइडलाइन दुनिया में हर किसी ने फॉलो करी, पॉलिटिशियन से लेके आम आदमी तक। दिस वॉज अ रिमार्केबल ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, पुराने आइडियाज हट गए। पहली बार इंसानों के लिए डाइटरी गाइडलाइंस आई थी, और उसमें क्या लिखा गया? अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड इनटू द किचन्स ऑफ अमेरिका। एक सरकारी इंस्टीट्यूट जो डाइट के बारे में बताता है, उसने लोगों को किचन बदला, उसने लोगों को बताया क्या खाना है क्या नहीं खाना। पहले हमारी मम्मियां हमें बताती थी बेटा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अब सरकार हमें बताएगी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना है। बिग ब्रदर वुड बी टेलिंग अस एंड ही सेड ईट लेस फैट एंड मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और सरकार ने क्या बोला? घी वगैरह कम करो, अनाज ज्यादा बढ़ा दो। स्पेसिफिक डाइटरी गोल्स वर सेट फोर्थ, बहुत से डाइटरी गोल्स बना दिए गए कि यही खाना है, ऐसे ही खाना है। गोल्स क्या थे? कार्बोहाइड्रेट को 50-60% तक बढ़ा दो। मैं दिन में अगर 1000 कैलोरी ले रहा हूँ तो मेरी 600 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 30% 300 कैलोरी फैट से आनी चाहिए, बची हुई 100 कैलोरी मैं प्रोटीन से लूँ। ये डाइटरी गाइडलाइंस है उस टाइम की। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था इस चीज के ऊपर, कोई साइंटिफिक एविडेंस, जबकि हम लोगों के पास इसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस पक्का था कि अनाज से हम लोग मोटे हो रहे हैं। While the guideline still recognized the evils of sugar, हाँ, इस गाइडलाइन ने चीनी को तो फिर भी बुरा बताया, बट अनाज को बुरा नहीं बताया। और उसने ये बोला कि रिफाइंड ग्रेन से मोटे नहीं होते। द न्यूट्रिशनल सिंस वर एक्सोनरेटेड एंड इट वॉज henceforth reborn and baptized as the healthy whole grain। कार्बोहाइड्रेट को, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को बुरा नहीं बताया। साथ ही साथ ये बोला गया कि अगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, कुछ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बुरे हैं भी, तो भी हम लोग होल ग्रेन ले सकते हैं। गेहूं को पीसो मत, गेहूं वैसे खा लो। पॉइंट ये है कि क्या कोई एविडेंस था, क्या कोई प्रूफ था इन लोगों के पास ऐसा बोलने का? पर उस टाइम पे प्रूफ की जरूरत नहीं हुआ करती थी। द गोल्स वर नाउ न्यूट्रिशनल ऑर्थोडॉक्सी, एवरीथिंग एल्स वॉज हिडन। अगर आपने इसके हिसाब से, सरकार के हिसाब से नहीं चले तो आपका बहिष्कार किया जाएगा, आपको बुरा बताया जाएगा कि आप गलत बता रहे हो। अब उसके बाद डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन, रिपोर्ट रिलीज इन 1980 में। उस 1977 में जो डाइटरी गाइडलाइंस रिलीज हुई थी, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई 3 साल बाद 1980 में, पब्लिक के लिए, ऑन पब्लिक कंजम्पशन, फॉलोड द रिकमेंडेशन ऑफ द मैकगवर्न रिपोर्ट क्लोजली। द न्यूट्रिशनल लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड वॉज फॉर एवर चेंज्ड। उस गाइडलाइन ने फिर दुनिया की गाइडलाइन सेट करी। द डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन नाउ अपडेटेड एवरी 5 years। वो गाइडलाइन हर 5 साल में चेंज भी होने लगी अब। और उसके बाद एक अजीब सा पिरामिड बन गया। फॉर फूड्स दैट फॉर्म द बेस ऑफ द पिरामिड, द फूड्स दैट वी शुड ईट एवरी सिंगल डे। उन्होंने बोला रोज ब्रेड खाओ, पास्ता खाओ, आलू खाओ, ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट, अनाज खाओ बेसिकली। These were the precise foods that we had previously avoided to stay thin। उससे पहले 50-100 साल तक विलियम बैंटिंग की वजह से जो डाइट आई थी, वो लोग ये सब चीजें बिल्कुल छोड़ चुके थे और लोग पतले हो भी रहे थे। पर अब अचानक से एक दिन उन्हें कोई बोले कि आपने ब्रेड खाओ, पास्ता खाओ, आलू खाओ, ये सब हेल्दी है, तो लोग फिर से मोटे होने लगे। यही चीजें तो मना की गई थी खाने को। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, हार्ट के ऊपर 1995 में उन्होंने एक चीज लिखी जिसे कहते थे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन डाइट एंड ईटिंग प्लान फॉर हेल्दी अमेरिकन्स। उसमें उसने बोला कि दिन में 6 बारी खाओ। 6 बारी में क्या खाना है? ब्रेड खाना है, अनाज खाना है, पास्ता खाना है, वेजिटेबल्स खानी है, फैट कम खाना है, कोलेस्ट्रॉल कम खाना है,
पीना क्या है, फ्रूट पियो, सॉफ्ट ड्रिंक पियो। सॉफ्ट ड्रिंक पीने की गाइडलाइन दी गई थी, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जो फिज आती है, मतलब व्हाइट ब्रेड और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स द डिनर फॉर चैंपियंस। ये कैसी गाइडलाइन थी? हम सबको पता है कोल्ड ड्रिंक पीना बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है, और ये सब 1995 में हुआ है। एंटरिंग दिस ब्रेव न्यू वर्ल्ड, अमेरिकन्स ट्राइड टू कंप्लाई विद द न्यूट्रिशनल अथॉरिटीज ऑफ द डे एंड मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू ईट लेस फैट, ईट लेस रेड मीट। अब क्योंकि गाइडलाइन इतनी बड़ी एजेंसी से आ रही है तो हम फॉलो करके देखते हैं। लोगों ने बहुत कोशिश करी, लोगों ने फॉलो भी करा, लोगों ने कम फैट खाया, रेड मीट कम खाया, अंडे कम कर दिए, कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दिए। डॉक्टर्स ने, व्हेन डॉक्टर्स एडवाइज पीपल टू स्टॉप स्मोकिंग, डॉक्टर्स ने जब स्मोकिंग करने के लिए एडवाइस दी गई कि स्मोकिंग कम करो, तो स्मोकिंग का रेट कितना कम हुआ, 33% से 25% तक। जब डॉक्टर्स ने बोला, when doctors said to control blood pressure and cholesterol, there was a 40% decline in high blood pressure and a 28% decline in cholesterol। जब डॉक्टर्स ने बोला कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल करो, तो 40% कम हुआ था कोलेस्ट्रॉल, 40% कम हुआ था ब्लड प्रेशर और 28% कम हुआ था कोलेस्ट्रॉल। When the American Heart Association told us to eat more bread and drink more juice, जब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोल दिया कि ये सब खा लो आपको कुछ नहीं होगा, तो लोगों का अननोइंगली शुगर का कंजम्पशन बढ़ गया। 1820 से 1920 तक नए शुगर प्लांटेशन, गन्ने के खेत बिछ गए, बहुत सारे गन्ने उगने लगे क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी। शुगर की डिमांड 1920 से 1977 तक एकदम से बढ़ गई थी। अवॉइड टू मच शुगर एक गोल था। 1977 में गाइडलाइन में बोला गया था कि बहुत ज़्यादा चीनी मत खाना, थोड़ी बहुत खा लो चलेगा, बट फिर भी चीनी का इंटेक ईयर 2000 तक बढ़ता चला गया। हमारा सारा अटेंशन तो सिर्फ एक चीज़ पे था, घी कम करो, फैट कम करो, ये तेल वाली चीज़ें मत खाओ। हम उसके अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहे थे हम लोग। चीनी जा रही है, किसी को दिखी ही नहीं। हर चीज़ लो फैट थी, हर चीज़ लो कोलेस्ट्रॉल था। हमारे सुपरमार्केट भर गए थे फैट फ्री चीज़ों से, पर चीनी के ऊपर किसी का नहीं जाता। आप कैलॉग्स उठा के देख लो, आप बच्चों के चोकोज उठा के देख लो, सब में चीनी होती है। बॉर्नविटा को उठाओ, बॉर्नविटा को दूध में डालो, मिक्स मत करो, पी के देखो, आपको चीनी के दाने मिलेंगे नीचे। फूड प्रोसेसर फिगरिंग दिस आउट इंक्रीज्ड द एडेड शुगर इन प्रोसेस्ड फूड फॉर फ्लावर। कई सारी कंपनीज ने प्रोसेस्ड शुगर, बारीक पिसी हुई चीनी को खाने में मिलाना स्टार्ट कर दिया ताकि खाना टेस्टी लगे पैकेज्ड। रिफाइंड ग्रेन कंजम्पशन बढ़ गया 45% तक। Since carbohydrates in North America tended to be refined, we ate more and more low-fat bread and pasta, not cauliflower and kale। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन, कार्बोहाइड्रेट का जो रिफाइंड ग्रेन का जो कंजम्पशन है, बारीक पिसा हुआ अनाज का जो कंजम्पशन था, वो नॉर्थ अमेरिका में 45% तक बढ़ा, जिसकी वजह से लोगों ने ब्रेड और पास्ता और ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया, ना कि गोभी। 1976 से 1996 तक की सक्सेस देखते हैं अब क्या हुआ। फैट इनटेक कम हो गया लोगों का 45 से 35% तक, 10% का डिक्रीज आया। बटर का कंजम्पशन कम हुआ बाई 38%। एनिमल प्रोटीन 13% कम खाया गया, अंडा 18% कम खाया गया। ग्रेन्स एंड शुगर्स का कंजम्पशन इंक्रीज हो गया। अनाज और चीनी ज़्यादा खाई जाने लगी। क्यों? गाइडलाइन तो बस ये थी ना कि फैट कम करो, चीनी को भी ध्यान दो, पर चीनी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। लोग उतना ही सुनते जितना उनका मन करता है। उस पॉइंट तक द वाइड स्टेप अडॉप्टेशन ऑफ द लो फैट डाइट वॉज कम्प्लीटली अनटेस्टेड। इसके ऊपर कोई चेकिंग नहीं हो रही थी कि क्या ये डाइट सही भी जा रही है, गड़बड़ जा रही है। वी हैड नो आइडिया, किसी को आइडिया ही नहीं था कि इसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। बट वी हैड द फेटल कंसीट दैट वी वर समहाउ स्मार्टर देन। पर लोगों के मन में एक चीज़ थी कि हाँ, ये जो 2 लाख साल से जिस तरीके से खा रहे हैं, ये नए डाइटरी गाइडलाइंस उनसे ज़्यादा सही हैं। हम लोग नेचर से ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहे थे। नेचुरल फैट कई सालों से था, दुनिया को तब हार्ट अटैक नहीं आ रहे थे। नेचुरली हमारे खाने में फैट होता है, हम लोगों ने इतने साल से खाया। हमने उस फैट को छोड़ के कार्बोहाइड्रेट को गले लगा के गलती करी है। हमने इतना सारा ब्रेड और पास्ता खाया है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ईयर 2000 तक उन्हें लगता था कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इंसान के लिए खतरा है।
डिस्पाइट द फैक्ट दैट दीज डाइट हैड बीन ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली इन यूज सिंस 1863। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को लगा कि ये 30 साल से इनकी जो गाइडलाइन है कि कार्बोहाइड्रेट खा लो, वो गाइडलाइन सही है, और जो 130 साल से गाइडलाइन चल रही है कार्बोहाइड्रेट कम खाने वाली, वो गलत है। रिजल्ट क्या था, अब देखते हैं रिजल्ट क्या है। द इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज सर्टेनली डिड नॉट डिक्रीज एज एक्सपेक्टेड। हार्ट अटैक में कोई कमी नहीं आई फैट कम करने पर, बट देयर वाज डेफिनेटली अ कॉन्सिक्वेंस टू दिस डाइटरी मैनिपुलेशन एंड अनइंटेंशनल वन। इससे उन लोगों की इच्छा तो नहीं थी, पर लोगों में ओबेसिटी का रेट बढ़ गया 30% तक, BMI 30 तक हो गया, और इंक्रीज इन फैट परसेंटेज, इंक्रीज इन एक्सट्रीमली ओबीज पीपल, इट इंक्रीज बाई 30% विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स। अब ये जो अचानक से ओबेसिटी का जो रेट बढ़ा है ना, इससे लोगों को एकदम से बैंड बज गया। इट बिगेन एग्जैक्टली विद द ऑफिशियली सैंक्शन्ड मूव टुवर्ड्स अ लो फैट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। Was it mere coincidence? Perhaps the fault lay in our genetic makeup instead. मतलब 30% लोगों में फैट बढ़ा, और ये कब से बढ़ा? 1977 से। आपको एक डेटा दिखाता हूँ, ये ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, ये ग्राफ है, यहाँ पे 1977 है, ये है ईयर 2000। 1977 के बाद से इस ग्राफ में एकदम से ग्रोथ आई है। 1977 के बाद से अचानक से ऐसा क्या हो गया, एक सेकेंड, शायद अब आप लोगों को दिखे। 1977 के बाद से अब अचानक से एकदम से ऐसा क्या हो गया कि एकदम से लोग मोटे होने लग गए। याद कीजिए 1977 में इंसानों के लिए नई डाइटरी गाइडलाइंस आई थी, जिसमें था ईट मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लेस ऑफ फैट। हार्ट अटैक में कमी नहीं आई, पर मोटापे में ग्रोथ जरूर आ गई। कहाँ से वो गाइडलाइन ठीक थी? और ये चीज़ अब लोगों से ज़्यादा दिन तक छुपाना मुश्किल नहीं था। अब अगर इसको भी ये लोग ये बोलेंगे कि ये हमारी डाइटरी गाइडलाइंस की गलती नहीं थी, लोगों के हार्मोन्स खराब हैं, तो क्या पूरी दुनिया के हार्मोन्स खराब हो गए एकदम से? ओबेसिटी। अब अगली चीज़, कई लोग ये भी बोलते हैं कि ओबेसिटी हमारे परिवार में आ रही है, मेरे पापा मोटे थे, मैं भी मोटा हूँ, मेरा बच्चा भी मोटा होगा। इस बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, पर हम अगले सेशन में, अगला सेशन अगली वीडियो, उसमें हम लोग बात करेंगे इनहेरिटिंग ओबेसिटी के बारे में। मतलब ओबेसिटी जो मेरे को अपने माँ बाप से मिलती है, कि वो कहाँ से आई, कैसे आई, क्या ओबेसिटी में हम एक्चुअली में इनहेरिट करते हैं या हमारा खाना भी उसमें रोल प्ले करता है? मेरे मम्मी पापा मोटे हैं तो क्या ज़रूरी है मैं मोटा होऊंगा? अगर मेरे मम्मी पापा मोटे थे पर मेरे को किसी दूसरे इंसान ने अडॉप्ट करा जो परिवार पतला था, तो भी मैं क्या मोटा होऊंगा? ये सारी चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।